जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एएलपी एंड टेक्नीशियन साइंस पीवाईक्यू वार्म अप के 10वीं क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने साइंस पीवाईक्यू वार्म अप का 9वां क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही कुछ और 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका बोर्ड सॉल्यूशन सहित पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन के आपूर्ति पर्याप्त होने पर डैश लॉ उत्पन्न होता है। मेरे मित्र, ऑप्शन है हरी, नीली, लाल, नारंगी। बहुत सारे मित्र को आंसर मालूम होगा और बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि गुरुजी इसका क्या मतलब हुआ कि ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर लॉ उत्पन्न होती है। तो क्या अपर्याप्त ऑक्सीजन के मात्रा में भी लॉ उत्पन्न होती है? बिल्कुल। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग दहन की बात करते हैं, दहन बोले तो कंबसन की बात करते हैं, तो हम सभी क्या कहते हैं? आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जब कोई फ्यूल ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कोई फ्यूल ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और जलने के उपरांत क्या करता है सर? तो हीट और लाइट उत्पन्न करता है, यानी कि प्रकाश और उष्मा उत्पन्न करता है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? दहन यानी कि कंबसन कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि दहन के बारे में हम लोग सिंपली ये कह सकते हैं कि अगर हमारा कोई भी फ्यूल है वो ऑक्सीजन के मतलब मात्रा में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न कर रहा है और बर्न करने के उपरांत वो हीट और लाइट उत्पन्न करता है, यानी कि बोले तो प्रकाश और उष्मा उत्पन्न करता है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर ये प्रक्रिया जो है वो कंबसन कहलाएगा। जैसे कि मेरे मित्र, अगर हम लोग कोल को बर्न करें तो बेसिकली कोयला में क्या होता है? कार्बन होता है, और कार्बन अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो ये CO2 बनाएगा और साथ में क्या होगा? आप कहेंगे हीट रिलीज होगा और क्या होगा? तो सर जी लाइट उत्पन्न होगा। मतलब क्या हुआ कि कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके कार्बन डाइऑक्साइड उष्मा और प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, और वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ जलने पर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करे क्या कहलाता है सर? दहन यानी कि कंबसन कहलाता है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि बेसिकली कंबसन रिएक्शन जो है वो एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें पदार्थों में क्या होता है? तो सर ऑक्सीजन क्या होता है? जुटता है। मेरे मित्र, आप सबों को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि ये जो दहन की प्रक्रिया होती है, ये जो दहन की प्रक्रिया होती है, तो सभी आपका फ्यूल जल करके ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है। वैसे ही फ्यूल जल करके ज्वाला उत्पन्न करता है जो क्या होते हैं सर? गैसियस फॉर्म में होते हैं, यानी कि जितने भी गैसीय दहनशील पदार्थ होंगे जलने पर क्या करेंगे सर? ज्वाला उत्पन्न करेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। ना हो तो आप सभी इसको स्टार मार्क दे करके लिख सकते हैं। स्टार मार्क दे करके लिख सकते हैं क्या? कि सभी सभी गैसीय दहनशील ईंधन, सभी गैसीय सभी गैसीय दहनशील ईंधन, गैसीय दहनशील ईंधन ईंधन जलने पर ईंधन जलने पर ज्वाला उत्पन्न करती है, जलने पर ज्वाला उत्पन्न करती है। तो कभी कभी ये सवाल भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन जलने पर ज्वाला उत्पन्न करती है? तो आप कहेंगे सर गैसीय ईंधन जो होंगे वो क्या करेंगे? जलने पर ज्वाला उत्पन्न करेंगे। अब मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ये जो कंबसन की प्रक्रिया होगी ये आपका 2 स्टेप में हो सकता है या 2 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि दहन या तो ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में संपन्न हो सकती है, मतलब जितना उसके जलने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए उतना ऑक्सीजन उसको मिल रहा है, तो पहला तो वो होगा जो ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा में जल रहा होगा, और दूसरा जो है वो ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में भी दहन हो सकता है। ये चीजें भी ध्यान में रखेंगे। मतलब क्या हुआ कि पहला प्रकार का दहन आपको वैसा देखने को मिलेगा जिसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उपस्थित है
और दूसरा ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा है। मतलब क्या आप कह सकते हो कि वहां पे ऑक्सीजन की आपूर्ति ठीक ठाक तरीके से नहीं हो पा रही है। और मेरे मित्र, दहन की प्रक्रिया में जब ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त हो, इनफ हो, तो जब भी वो जलेगा तो किस लॉ के साथ जलेगा? ध्यान में रखेंगे, ब्लू फ्लेम यानी कि नीली ज्वाला के साथ जलेगा। कैसे जलेगा सर? ब्लू फ्लेम यानी कि नीली ज्वाला के साथ जलेगा। और ये जो ज्वाला होगा, इससे बहुत ज्यादा मात्रा में लाइट आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि नीली ज्वाला को हम लोग चेलाजी क्या कहते हैं? आप सभी ध्यान में रखिएगा कि नीली ज्वाला को हम लोग नॉन लुमिनियस फ्लेम, या आप हिंदी में इसी को क्या कहते हैं? प्रकाशहीन ज्वाला कहते हैं। प्रकाशहीन ज्वाला कहते हैं। आप कहेंगे सर इसका एग्जाम्पल क्या हमारे डे टू डे लाइफ में मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है। आपके घरों में जो गैस पे खाना बनता है, तो आप सभी गौर से देखे होंगे कि जो एलपीजी आपका बर्नर जल रहा होता है वहां पे, तो सर एलपीजी का भी फ्लेम निकल रहा होता है, लेकिन वो फ्लेम कैसा होता है? सर नीला होता है। क्या उससे आपको बहुत ज्यादा रोशनी मिलती है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो जहां पे भी ईंधन का दहन जो है वो ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में होगा, आपको कौन सी फ्लेम देखने को मिलेगी? ब्लू फ्लेम। और ब्लू फ्लेम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशहीन ज्वाला, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा प्रकाश आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना, अगर हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन के अपर्याप्त मात्रा में, तो आपको किस प्रकार की ज्वाला देखने को मिलेगी? पीली ज्वाला देखने को मिलेगी। और मेरे मित्र, आपके मन में आ रहा होगा कि क्या इसका डे टू डे लाइफ में हमारे पास एग्जाम्पल है? सर बिल्कुल है। पहले के समय में आप लोग जब पढ़ाई करते होंगे, जब गांव-गांव तक बिजली नहीं थी, तो लैंप और लालटेन में पढ़ाई करते थे। और लैंप और लालटेन की जो ज्वाला होती थी वो कैसी होती थी? सर पीली होती थी। लेकिन वो क्या था? तो सर पूरा प्रकाशमान था। यानी कि जो पीली ज्वाला होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशमान ज्वाला। उससे हमें ज्यादा क्या मिलती है सर? लाइट मिलती है। तो जाहिर सी बात है कि पीली ज्वाला को हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान में रखिएगा, लुमिनियस फ्लेम। यानी कि इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? प्रकाशमान ज्वाला कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाशमान ज्वाला कहेंगे। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है, दहन कहलाती है। जितने भी गैसियस फ्यूल होंगे वे सब जलने पर ज्वाला उत्पन्न करेंगे, और जो फ्यूल हमारा ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में जल रहा होगा उससे नीली ज्वाला उत्पन्न होगी, जिसको हम लोग प्रकाशहीन ज्वाला कहते हैं। और अगर अपर्याप्त मात्रा में जल रहा है, ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में जल रहा है, तो पीली ज्वाला मिलेगी, और उस ज्वाला को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाशमान ज्वाला कहेंगे। जो सवाल पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर डैश लॉ उत्पन्न होती है, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी नीली लॉ उत्पन्न होती है। यानी कि सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग अगले सवाल की। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से दो आवर्तों में 8 तत्व मौजूद हैं? मेरे मित्र, बहुत ही इजी सा सवाल है, लेकिन आपके हिसाब से ये कहीं ना कहीं टफ हो जाता है कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि किस आवर्त में कितना तत्व है? ये हम कैसे समझ पाएंगे? मेरे मित्र, बहुत ही बेसिक तरीके से याद रख सकते हैं। और जितने भी आवर्त हैं आपके पास, उन सभी में तत्वों की एक निश्चित संख्या है, और उसी निश्चित संख्या को आपको एक सीरीज के माध्यम से याद रखना है। और ध्यान में रखिएगा, ऐसे कई क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब सबों को मालूम है, अगर हम लोग आवर्त सारणी की बात करेंगे, तो जो हमको आवर्त सारणी में इस तरह की लाइनें दिखाई पड़ती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आप कहते हैं सर ये हमारा आवर्त हो जाएगा, ये भी हमारा आवर्त, ये भी हमारा आवर्त होगा। मेरे मित्र, अगर हम यहाँ पे इस तरह की लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये वाली लाइनें आपकी क्या हो जाएगी? आप कहेंगे गुरुजी वर्ग हो जाएगा। और इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि आपको ये मालूम ना हो कि आपके पास टोटल आवर्त कितने हैं। आप सभी कहेंगे कि सर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर टोटल 7 पीरियड्स अवेलेबल। मतलब क्या? आपके आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त हैं। ठीक है, अब जो 7 आवर्त हैं उसको हम लोग आवर्त 1, आवर्त 2, आवर्त 3, आवर्त 4 इस तरह से नाम जानते हैं। मेरे मित्र, आपसे जब भी ये सवाल करा जाए कि किसी एक व्यक्तिगत आवर्त में, किसी एक पार्टिकुलर पीरियड में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो आपको एक नंबर सीरीज याद रखना है। वो नंबर सीरीज क्या है? वो नंबर सीरीज है 2 8 8 2 8 8 18 18 32 32। मोबाइल नंबर चला याद रखते हो किसी का? उसी तरीके से सर ये चीज भी याद रख लेना है। क्या है नंबर सीरीज? 2 8 8
18 18 32 32। ध्यान में रखिएगा कि 2 हमने पहले लिखा, तो ये 2 जो है ये पहले आवर्त को क्या कर रहा है सर, रिप्रेजेंट कर रहा है। 8 उसके बाद आया तो सर ये सेकेंड आवर्त को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर 8 आया तो सर ये थर्ड आवर्त को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 18 आ गया तो सर ये फोर्थ आवर्त, ये हमारा फिफ्थ आवर्त, और ये हमारा कितना है सर, सिक्स्थ आवर्त, और ये हमारा कितना है सर, सेवेंथ आवर्त। तो मेरे मित्र हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी आवर्त 1 में जो तत्वों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 2, और आपको मालूम है हाइड्रोजन और हीलियम। मेरे मित्र इसी तरीके से अगर हम आवर्त 2 एवं 3 में कुल तत्वों की संख्या की बात करेंगे, आप सभी कहेंगे गुरुजी 8 होगा। और इसी तरीके से हम आवर्त 4 एवं 5 में कुल तत्वों की संख्या की बात करेंगे, आप कहेंगे 18। और इसी तरीके से हम आवर्त 6 एवं 7 में कुल तत्वों की संख्या की बात करेंगे, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। आपसे सवाल करा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्त में 8 तत्व मौजूद हैं। तो मेरे मित्र आप देख रहे हैं 2 और 3 में 8 तत्व मौजूद हैं। आपका 2 और 3 चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको ये नंबर सीरीज मालूम है चले जी, तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं कि किस आवर्त में कितने तत्व होंगे। आप कहेंगे 2 8 8 18 18 32 32। याद रखिएगा अगर आपसे सवाल ये पूछ लिया जाए कि कोई तत्व आपका x है और वो x तत्व आवर्त सारणी के किस आवर्त में पाया जाएगा, तब आप क्या कहेंगे। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि तत्व के परमाणु में उपस्थित कुल कक्षा संख्या आवर्त सारणी में उसके आवर्त संख्या को बताता है। यहां पे हम लिख सकते हैं कि तत्व के परमाणु के कुल कक्षा की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप सभी ध्यान में रखना, आवर्त संख्या। क्या हो जाएगा, आवर्त संख्या। आप कहेंगे सर कैसे मानेंगे हम। तो मेरे मित्र जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल दें आपको, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19। तो इसका कक्षा संख्या कैसे पता चलेगा। आप कहेंगे सर सिंपली इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे रूल के अकॉर्डिंग, पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 1 जाएगा। तो 8 2 10 8 18 1 19, 19 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गया। कितने कक्षा में सर, टोटल 4 कक्षा में। हमने क्या बताया कि तत्व के परमाणु की कुल कक्षा की संख्या इक्वल टू आवर्त संख्या। इस पोटेशियम तत्व के परमाणु में टोटल कितनी कक्षा है सर, 4। मेरे मित्र पीरियोडिक टेबल उठा करके देख लेना, आपको चौथे आवर्त में कौन मिलेगा सर, पोटेशियम मिलेगा। इसी तरीके से सोडियम की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर 11 होता है, 2 8 1 सोडियम आपको तीसरे आवर्त में देखने को मिलेगा। इसी तरीके से हम नाइट्रोजन की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2 5 नाइट्रोजन आपको दूसरे आवर्त में देखने को मिलेगा। एल्युमिनियम की बात करेंगे 2 8 3 एल्युमिनियम आपको तीसरे आवर्त में देखने को मिलेगा। तो बस याद क्या रखना है कि तत्व के परमाणु के कुल कक्षा की संख्या इक्वल टू क्या होता है सर, आवर्त संख्या। मतलब किसी भी तत्व के परमाणु में जितनी कक्षा संख्या होगी वो उतने ही आवर्त में पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि सूत्री विभाजन मिटोसिस के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। टेलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज। क्या होगा इसका आंसर। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी पहले तो ये सूत्री विभाजन का मतलब हमें बताओ। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, ये जो सूत्री विभाजन या फिर अर्धसूत्री विभाजन की हम लोग बात कर रहे होते हैं, बोथ आर द टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। ये किसके प्रकार होते हैं, कोशिका विभाजन के प्रकार होते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर हम लोग सेल डिवीजन की बात करते हैं, यानी कि कोशिका विभाजन की बात करते हैं, तो आप सभी एक लाइन में याद रखिएगा कोशिका विभाजन क्या है। जब भी आपसे पूछा जाए तो आप सभी कहेंगे कि नई कोशिकाओं को जन्म देने की प्रक्रिया, नई कोशिकाओं को जन्म देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आप सभी ध्यान में रखना, कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन कहलाती है।
मेरे मित्र सेल डिवीजन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? आप सभी ध्यान में रखेंगे 1855 में वर्चो नामक वैज्ञानिक ने बताया था। क्या बताया था इन्होंने बताया था कि प्रत्येक कोशिका का जन्म पहले से मौजूद कोशिका से होता है। प्रत्येक कोशिका, जो आपको नई कोशिका मिलती है, तो सर प्रत्येक नई कोशिका का जन्म पहले से जो कोशिका है उससे होता है। जाहिर सी बात है कि अगर पहले से होता है तो कैसे होता है मेरे मित्र? जो नई कोशिकाओं का जन्म होता है उसके लिए एक पूरा प्रक्रिया होता है जिसको हम लोग कोशिका विभाजन के रूप में देखते हैं, या आप कह सकते हो सेल डिवीजन के रूप में देखते हैं। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग कोशिका विभाजन की बात करते हैं, तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि कोशिका विभाजन मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मिटोसिस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर मिटोसिस को हम लोग समसूत्री विभाजन या फिर इसी को हम लोग सूत्री कोशिका विभाजन भी कहते हैं। और दूसरा आपका होता है मियोसिस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। तो मुख्य रूप से कोशिका विभाजन आपको दो ही मिलते हैं, एक आपका मिटोसिस और दूसरा आपका मियोसिस। लेकिन मेरे मित्र आप सभी कभी कभी तीसरा भी पढ़ते हैं, जिसको हम लोग अमिटोसिस कहते हैं। उसका मतलब क्या होता है? असूत्री कोशिका विभाजन, जो कि आपको प्राचीन जीवों में देखने को मिलती है। अब एक मजेदार बात आप सभी ध्यान में रखना कि जब भी आपको कहीं पे चोट लगती है या आपके शरीर के किसी भी भाग में घाव हो जाता है, तो वहां पे आप देखते होंगे कि कुछ समय बाद वो घाव भर जाता है। क्यों? तो सर वहां पे नई कोशिकाएं आ जाती है। तो आपके शरीर की वृद्धि के लिए, साथ ही टूटे फूटे ऊतकों के मरम्मत के लिए जो नई कोशिकाओं का जरूरत होता है, वो किस प्रक्रिया के थ्रू बनता है? सर समसूत्री कोशिका विभाजन के थ्रू बनता है। मतलब सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सर जो मिटोसिस है इसका मेनली काम क्या है? तो शरीर के टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करना और घाव वगैरह अगर कहीं पे हो जाए तो वहां पे नई कोशिका का लाना। जबकि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ याद रखेंगे जनन कोशिकाओं में ये चीज आपको देखने को मिलती है। यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल की बात करेंगे तो रिप्रोडक्टिव सेल में आपको अर्धसूत्री कोशिका विभाजन देखने को मिलेगा। समसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री, समान सूत्र, समसूत्री कोशिका विभाजन में आपको क्या होती है? तो सर दो समान नई गुण, मतलब आप कह सकते हो कि समान गुणसूत्र वाले कोशिकाएं मिलती है, जबकि इसमें जो आपको कोशिका मिलती है उसमें क्या होते हैं? गुणसूत्र आधे आधे होते हैं। आपको बस ये याद रखना है कि ये जो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है ये 5 स्टेप में होता है। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? अगर हम लोग बात करते हैं मिटोसिस की, तो ये कितने स्टेप में होते हैं? सर 5 स्टेप में होते हैं। पहला स्टेप क्या है? तो मेरे मित्र पहला स्टेप है आपका इंटरफेज का। पहला स्टेज क्या है? इंटरफेज का। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेस्टिंग फेज कहते हैं। मतलब प्रत्येक कोशिका अपने अंदर कोशिका विभाजन शुरू होने से पहले क्या होती है? विश्राम अवस्था में होती है। और इसमें जो कोशिका का पूरा बॉडी होता है सर वो जल से भरा हुआ रहता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपको मतलब साफ साफ जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है वो दिखाई नहीं पड़ता है। अब इस इंटरफेज के बाद क्या होता है? तो सर इस इंटरफेज के बाद आपको देखने को मिलता है प्रोफेज। क्या देखने को मिलता है? आप सभी ध्यान में रखेंगे प्रोफेज। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि प्रोफेज में जैसे ही कोशिका आती है, कोशिका का क्या हो जाता है? सर निर्जलीकरण होना शुरू हो जाता है और यहां से क्रोमेटिन नेटवर्क आपको दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। और इस प्रोफेज के बाद कौन आ जाता है सर? तो सर तीसरा स्टेज आ जाता है मेटाफेज का। और इसी मेटाफेज में क्या होता है चला जी? आप सभी ध्यान में रखेंगे स्पिंडल यानी कि तर्कु का निर्माण होता है और गुणसूत्र धीरे धीरे खिसक करके कहां पे आ जाती है? तो सर मध्य रेखा पे आ जाती है, यानी कि आप कह सकते हो मिड लाइन में आ जाती है। और मेरे मित्र मेटाफेज जब संपन्न होता है तब आपका होता है एनोफेज। और इस एनोफेज में क्या होता है? सेंट्रोमियर, गुणसूत्र का जो सेंट्रोमियर होता है वो बट जाता है। और अंतिम में जो आपका टेलोफेज है इसमें आपको संतति कोशिका मिल जाता है। मतलब आप क्या देख रहे हैं कि जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है किसकी? मिटोसिस की, वो 5 स्टेप में हो रही है। इंटरफेज,
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, इसमें कोशिकाएं विश्राम में होती है। प्रोफेज में निर्जलीकरण शुरू होता है। मेटाफेज में क्या होता है, आप सभी ध्यान में रखेंगे, मेटाफेज में स्पिंडल यानी कि तर्कु का निर्माण होता है, तर्कु का निर्माण होता है। और गुणसूत्र कहां आ जाता है सर, गुणसूत्र खिसक कर मध्य रेखा पे आ जाता है। गुणसूत्र खिसक कर कहां आ जाता है, मध्य रेखा पर आ जाता है। आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि सूत्रीय विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं, आप सभी कहेंगे गुरुजी वो तो मेटाफेज हो जाएगा। बिल्कुल मेरे मित्र, और सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन में जो टेलोफेज दिया हुआ है ये क्या है, आप कहेंगे कोशिका विभाजन का चौथा स्टेप। एनाफेज, एनाफेज तो सॉरी, टेलोफेज अंतिम है, कोशिका विभाजन का अंतिम स्टेज, और एनाफेज चौथा स्टेज होगा, मेटाफेज तीसरा, प्रोफेज दूसरा और इंटरफेज पहला। ये चीजें आप सभी ध्यान में रखिएगा, उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। अगला देख लीजिएगा, अगला है क्वेश्चन नंबर 4 कि इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है। एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मज का जुड़ना, माता के शरीर के अंदर एक बच्चे का विकास, माता के रक्त से प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण, भ्रूण और इसकी पोषण का विकास। मेरे मित्र कई लोगों से आपने इस इम्प्लांटेशन का वर्ड सुना होगा। अब इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, आप सभी थोड़ा सा ध्यान दो। जब हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में क्या होता है कि एक मेल गैमेट्स की जरूरत होती है और दूसरा फीमेल गैमेट्स की जरूरत होती है। आपको मालूम है कि जो मेल गैमेट्स होगा वो स्पर्म होगा और जो फीमेल गैमेट्स होगा वो क्या होगा, ओवम होगा। मेरे मित्र ये स्पर्म और ओवम एक्चुअली में फीमेल के बॉडी के अंदर फैलोपियन ट्यूब में क्या होते हैं, तो सर एक दूसरे के साथ मिलते हैं और मिलने के बाद ये क्या बना लेता है सर, ये जाइगोट बना लेता है। क्या बना लेता है, जाइगोट बना लेता है। और ये जाइगोट धीरे धीरे किस में बदल जाता है सर, एम्ब्रायो में बदल जाता है। अब ये जो एम्ब्रायो है इसके कई अलग अलग फॉर्म होते हैं, क्योंकि इसमें भी कोशिका विभाजन होता है, भ्रूण है। तो ये जो एम्ब्रायो है वो पूरी तरह से विकसित होने के लिए कहां पे जाता है सर, गर्भाशय में जाता है। तो बेसिकली ये एम्ब्रायो गर्भाशय के लाइनिंग में जाकर के अटैच हो जाता है, और जैसे ही ये लाइनिंग में अटैच होता है इसको सर पोषण वगैरह मिलता है जिसको हम लोग गर्भ धारण कहते हैं। और फिर धीरे धीरे गर्भ में क्या होता है सर, बच्चा तो सर बड़ा होता है और 9 महीने के बाद वो बॉडी से बाहर आता है। मतलब इम्प्लांटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मज क्या हो जाता है सर, जुड़ जाता है। यानी कि आप कह सकते हो जाइगोट क्या होता है सर, जुड़ जाता है। तो जो सवाल करा जा रहा है कि इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो जाइगोट है वो गर्भाशय के दीवार से जब जुड़ता है तो वो एम्ब्रायो बनता है, भ्रूण बनता है, और उसी भ्रूण का विकास होता है तो सर नया बेबी मिलता है। तो जाइगोट का यानी कि युग्मज का गर्भाशय के दीवार से जुड़ना क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में इक्का एल्युमिनियम की जगह लेता है। मेरे मित्र ऑप्शन है स्कैंडियम, जर्मेनियम, गैलियम, टाइटेनियम। क्या कोई भी मित्र ऐसे हैं जो इसका आंसर सोच चुके हैं कि सही आंसर क्या होगा? बहुत सारे मित्र सही आंसर टिक कर दिए होंगे, लेकिन बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे गुरुजी ये क्या है। मेरे मित्र आप सभी को मालूम है कि मेंडलीव साहब ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था तो उसमें उन्होंने कुछ खाली जगह छोड़ दी थी और उन्होंने ऐसा प्रिडिक्ट करा था कि भविष्य में अगर कोई तत्व का खोज होता है तो उस तत्व को इस जगह पे रखा जा सकता है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे ऐसा ही हुआ। मेंडलीव साहब की जो मतलब फ्यूचरिस्टिक सोच थी उसी सोच के हिसाब से आगे जब रसायन डेवलप हुआ, नए तत्वों की खोज हुई और जो मेंडलीव साहब ने जगह छोड़ा था उस जगह पे ये नए तत्व पूर्ण रूप में फिट बैठ रहे थे। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मेंडलीव साहब ने ऐसे 3 स्पेस मतलब छोड़ दिए थे जिसमें आपका पहला क्या था, पहला था आपका इक्का बोरोन। पहला क्या था, इक्का बोरोन। और मेरे मित्र जब स्कैंडियम की खोज हुई, तो स्कैंडियम का प्रॉपर्टीज किससे मिल रहा था, स्कैंडियम का प्रॉपर्टीज इक्का बोरोन से मिल रहा था। तो मेंडलीव साहब का द्वारा जो छोड़ा गया जगह था इक्का बोरोन, वहां पे अभी कौन आ गया सर, स्कैंडियम। फिर इन्होंने जो अगला जगह छोड़ा था
उसको उन्होंने क्या बोला था? तो सर इक्का सिलिकॉन बोला था। क्या बोला था? इक्का सिलिकॉन। और उस जगह पे कौन आए? तो सर जब जर्मेनियम की खोज हुई तो इक्का सिलिकॉन का जगह इन्होंने ले लिया। और मेरे मित्र इसके बाद जो जगह छोड़ा गया था वो इक्का एल्युमिनियम का था। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जब गैलियम की खोज हुई, तो गैलियम की प्रॉपर्टीज किससे मिल रही थी? गैलियम की प्रॉपर्टीज इक्का एल्युमिनियम से मिल रही थी। तो जो सवाल करा जा रहा है कि इक्का एल्युमिनियम की जगह कौन ले रहा है, आप कहेंगे सर जी गैलियम ले रहा है। स्कैंडियम किसका जगह ले रहा है? इक्का बोरोन का। जर्मेनियम किसका जगह ले रहा है? सर इक्का सिलिकॉन का। और मेरे मित्र टाइटेनियम, आप सबों को मालूम है टाइटेनियम पहले से भी तत्व है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे, ये तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इक्का बोरॉन, स्कैंडियम, इक्का सिलिकॉन का जगह जर्मेनियम और इक्का एल्युमिनियम का जगह कौन ले रहा है? सर गैलियम ले रहा है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, बड़ा ही सरल सा कि हाइड्रा प्रजनन करता है। मेरे मित्र मैंने आपको कई बार बताया है, आप सभी कहेंगे गुरुजी मुकुलन यानी कि बर्डिंग के द्वारा। अच्छा, यहाँ पे जो फ्रेगमेंटेशन की बात की जा रही है और बाइनरी और बहुविखंडन की बात की जा रही है, तो याद रखिएगा कि फ्रेगमेंटेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो कोशिका का केंद्रक होता है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। और जब वो दो भाग में विभाजित हो रहा है तो बाइनरी विखंडन, और अगर बहुत सारे भाग में हो रहा है तो सर हम लोग उसको क्या कहते हैं? मल्टीपल फिजन कहते हैं। और याद रखिएगा कि बाइनरी विखंडन के थ्रू जो प्रजनन होता है वो किसमें? अमीबा में। और बहुविखंडन की बात करेंगे तो मेरे मित्र जो प्लाज्मोडियम है इसमें प्रजनन की प्रक्रिया कैसे होती है? आप सभी ध्यान में रखना, बहुविखंडन के थ्रू होती है। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 कि एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड की गति से चलता है। समतुल विद्युत धारा क्या होगा? विद्युत आवेश आपको 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम रखना है। मेरे मित्र क्या ये सवाल आपसे बनेगा? बहुत सारे मित्र कहेंगे गुरुजी कैसे बनेगा, जबकि बहुत ही सरल सा सवाल है। क्वेश्चन में आपको समतुल विद्युत धारा ज्ञात करना है जो कि I आपको बताना है, और आप सबों को मालूम है कि I इक्वल टू क्या होता है? आप कहेंगे गुरुजी Q बाई टी होता है। I इक्वल टू क्या होता है हमारा? Q बाई टी होता है। अब आप कहेंगे कि सर ये सवाल कैसे सॉल्व होगा, तो आप जरा सा गौर फरमाना। कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में, मान लीजिए कि ये आपका एक हाइड्रोजन का परमाणु है, और हाइड्रोजन परमाणु में तो चूंकि एक ही कक्षा होती है क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसमें कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन 5.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर की त्रिज्या की कक्षा में घूम रहा है। मतलब अगर इसको हम सेंटर माने तो यहां से यहां इसकी त्रिज्या हो जाएगी, और त्रिज्या जो आपका r है वो कितना है? जो r है वो कितना है? तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 5.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर। और त्रिज्या की कक्षा में किस वेग से घूम रहा है? मान लीजिए कि ये यहाँ पे अगर चक्कर लगा रहा है तो इसका वेग कितना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2.2 इंटू 10 टू द पावर, यानी कि अगर हम बात करें ये r है हमारा, ये अगर हमारा r है तो वेग कितना है? 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि अगर इलेक्ट्रॉन पे आवेश या विद्युत आवेश हम 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम माने तो समतुल विद्युत धारा क्या होगा? मेरे मित्र आप सभी को यहाँ पे आवेश तो मालूम है कि Q बाई टी, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होगा? आप सभी कहेंगे बचपन से रटते आए गुरुजी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो आवेश तो आपको मालूम है, लेकिन आपको यह नहीं मालूम है कि इसको एक चक्कर लगाने में समय कितना लगेगा। इस इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर लगाने में इसको समय कितना लगेगा? मेरे मित्र आप सभी थोड़ा सा अगर गौर फरमाएंगे तो मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से चक्कर लगा रहा है और इसी बिंदु से स्टार्ट करे और यहां पे आ जाए तो इसका एक चक्कर हो जाएगा। तो अगर हमको किसी भी तरीके से ये पता चल जाए कि इसके एक चक्कर में टोटल कितना डिस्टेंस कवर हो रही है और इसका स्पीड हमारा दिया हुआ है, तो क्या हम टाइम नहीं निकाल सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। मेरे मित्र चूंकि परमाणु गोलाकार होते हैं तो हम ये कहेंगे कि सर यहां पे जो हमारा टोटल डिस्टेंस होगा वो इस गोलाकार जो हमारा शेप है इसके परिधि के बराबर होगा। और परिधि की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या कहिएगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जो इसका सरकमफ्रेंस परिधि होगा वो 2 पाई r हो जाएगा। 2 पाई r
मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहां से चलता है चिला, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से चलता है और ये एक पूरा चक्कर लगाता है, तो इसके द्वारा टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया जाएगा? 2 पाई आर। कितना किया जाएगा? 2 पाई आर। अब भले ही वो किसी भी वेग से जाए, लेकिन आपके क्वेश्चन में वेग निर्धारित है कि ये 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड के चाल से चल रहा है। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहिएगा कि सर वेग तो हमको इतना ही मानना होगा? बिल्कुल। तो ठीक है, हम v इक्वल टू यहां पे कितना लिख देते हैं? 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिए कि टोटल डिस्टेंस आपको 2 पाई आर कवर करना है और वेग आपका ये है। तो अब आप बताइए कि आप यहाँ पे परिधि ना, सॉरी, यहाँ पे टाइम नहीं निकाल सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा। मेरे मित्र आप सभी जब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम कह रहे हो, तो इसी को हम स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डी कहेंगे और टी इक्वल टू डी बटा एस नहीं कह सकते हो। चला, टाइम ऐसे नहीं निकलेगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल निकलेगा। तो हम यही टाइम ना निकालने का कोशिश कर रहे हैं कि ये जो परिधि है ये तो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा और ये हमारा चाल है। तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी टी इक्वल टू जो हो जाएगा यहाँ पे इस फॉर्मूला से, टी इक्वल टू हमारा डिस्टेंस 2 पाई आर और भी कितना है, सॉरी हमारा वेग कितना है, तो सर इतना। तो इसको हम लोग टी इक्वल टू 2 पाई आर बटा भी कर देते हैं। अब देखिए आपको आवेश यहां पे दिया हुआ है और I इक्वल टू क्यू बाई टी फॉर्मूला मालूम है और T आपने यहां पे निकाल लिया है, तो क्या समतुल धारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे मित्र आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग I इक्वल टू क्या कहेंगे चिलासी? आप कहिएगा कि गुरुजी Q बटा T कहेंगे। बहुत अच्छा। Q कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बटा T जो हम लोग कहेंगे तो T 2 पाई आर बटा भी। तो लीजिए 2 पाई आर बटा भी। क्या कहोगे कि गुरुजी I इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? तो सर v बटा 2 पाई आर हो जाएगा। समझ में आ रही है क्या चीज है? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगी सर। मेरे मित्र आप सभी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू भी आपका कितना है? तो आप कहेंगे सर 2.2 इंटू 10⁻6। ध्यान दीजिएगा कि 2 पाई को रहने देते हैं, अभी हम सिर्फ r का वैल्यू कितना है? सर r का वैल्यू 5.0 इंटू 10⁻⁻11 दिया हुआ है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आप सभी क्या कहिएगा कि गुरुजी ये वाला पॉइंट जो है अगर हम यहां से हटाते हैं तो ये पॉइंट उड़ जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा और अगर हम लोग इसको सजाना चाहें तो क्या कहेंगे कि सर जी ये 16 गुना कितना लिख सकते हैं? 2.2, हाँ, और 16 गुना 2.2 इक्वल टू हम बटा 2 पाई इंटू ये कितना सर 50, और ये उसको हम ऊपर ले जाते हैं तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये तो हो जाएगा 10⁻⁻19 और ये हमारा 10⁻6 तो रहेगा ही रहेगा, ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा तो ये 10⁻11 हो जाएगा। अच्छा आप क्या कहिएगा कि सर ये तीनों गुना में है, अब बेस इसका समान है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर ये हमारा जो सॉल्व होकर के आएगा तो 19 यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, तो आप क्या कहिएगा कि 19 में से 6 चला जाएगा तो 13 बचेगा और वो भी माइनस में, तो 13 और फिर आपका 11 है तो आप कहेंगे प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा हमारा 10⁻⁻2। मतलब अगर हम 16 गुना 2.2 बटा 2 पाई इंटू 50 इंटू यहाँ पे 10⁻⁻2 कर दे तो आपको कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब मेरे मित्र यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 16 इंटू 2.2 बटा जो 2 है और 2, सॉरी यहाँ पे पहले पूरा लिख देते हैं 2 पाई इंटू 50 इंटू 10⁻⁻2। तो हम इसको क्या करते हैं चिल्ला जी कि ये जो 2 पाई है इसका वैल्यू रख देते हैं, तो आप कहेंगे सर पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा। बिल्कुल होगा। तो 16 गुना 2.2 ये 7 22/7 होगा तो 7 उलट के फिर ऊपरे जाएगा तो 7 और 2 इंटू कितना हो गया सर 22 हो गया। और ध्यान दीजिए यहां पे कितना हो जाएगा हमारा, तो सर 50 इंटू 10⁻⁻2। मेरे मित्र ये पॉइंट यहां से हटा दे तो नीचे हमारा एक और जीरो आ जाएगा, ये 22 इसके साथ कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये कितना हो जाएगा,
तो आप कहेंगे 16 सत्ते 7 6 के 42, एक सत्ते 7 4 11, 112, और ये आपका है 500 गुना 2, तो 1000 हो जाएगा। तो 1000 को हम 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं क्या? आप कहेंगे बिल्कुल, और गुना 10 टू द पावर -2, कोई दिक्कत? अब ध्यान देना चला यहाँ पे कि ये अगर 10 टू द पावर -3 को हम ऊपर ले जाए तो आप कहेंगे 112 गुना 10 टू द पावर -2, 3 है तो ऊपर जाएगा सर, माइनस में आ जाएगा 10 टू द पावर -3, 112 गुना ये प्लस माइनस 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 प्लस 10 टू द पावर -5, 112 इंटू 10 टू द पावर -5, इतना हमारा वैल्यू आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम 2 अंक बाद इधर पॉइंट डाल दें तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या होगा? 1.12 इंटू 10 टू द पावर -3। अब मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि 1 एम्पियर में 10 टू द पावर -3 मिली एम्पियर होता है, तो ये 10 टू द पावर -3 मिली एम्पियर को बता रहा है। तो क्या हम इस वैल्यू को 1.12 मिली एम्पियर नहीं लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। देख लीजिए आपकी किस ऑप्शन में 1.12 मिली एम्पियर है? सर ऑप्शन नंबर डी में है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो कैसे बनाना है मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, सिर्फ आपको कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, वो भी अगर आप पहली बार सॉल्व कर रहे हैं तब। बस याद रखिएगा Q का वैल्यू दिया हुआ है तो I इक्वल टू Q बाई T होता है, और T हम निकाल लेंगे, सारा कंसेप्ट दिया हुआ है, और जब T निकालेंगे तो सर जो हमारा सॉल्व होगा वो यहां आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की गति सबसे धीमी होती है? मेरे मित्र कहा जा रहा है कि किसी तरल की समान मात्रा के लिए किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है? ऑप्शन है क्वथन, वाष्पीकरण, हिमांक, संघनन। आप सबों को मालूम है कि अगर हम क्वथन बॉइलिंग की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि सर किसी भी लिक्विड को गर्म होने के लिए एक निश्चित तापमान की जरूरत होगी, और बॉइलिंग की प्रक्रिया के लिए अगर हमें किसी द्रव को उबालना है तो 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और क्या है सर? तो सर बहुत ही फास्ट प्रक्रिया है। क्वथन यानी कि बॉइलिंग जो है वो क्या है सर? बहुत फास्ट प्रक्रिया है। लेकिन अगर हम इवोपरेशन वाष्पीकरण की बात करें तो मैंने अपने सेशन में कई बार आपको बताया है कि वाष्पीकरण एक स्लो प्रोसेस है, यानी कि एक धीमी प्रक्रिया है जो किसी भी तापमान पर हो सकती है, इवन रूम टेम्परेचर पे भी हो सकती है। तो जो सवाल करा जा रहा है कि किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी, तो मेरे मित्र वाष्पीकरण की जो गति होगी वो सबसे धीमी होगी, और ये किसी भी तापमान पे होगा। जबकि हिमांक की बात करेंगे, आप कहेंगे सर लिक्विड बहुत तेजी से जमेगा अगर टेम्परेचर नीचे जाएगा। और कंडेंसेशन, संघनन का मतलब क्या हुआ कि सर वाष्प को ठंडा करने पर उसका द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या होती है? सर संघनन। और संघनन की प्रक्रिया भी बहुत तेजी से होती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर में चाय बना रहे हैं तो देखे होंगे कि केतली से जो वाष्प निकलता है वो आपके किचन के शेड में लग जाता है, और जैसे ही चाय बनाना बंद करते हो वो वाष्प धीरे धीरे बूंद बूंद के रूप में नीचे गिरना शुरू कर देता है। तो संघनन आपका एक फास्ट प्रक्रिया है, फ्रीजिंग भी एक फास्ट प्रक्रिया है, बॉइलिंग भी फास्ट है। लेकिन वाष्पीकरण की बात करेंगे तो सर ये क्या है? सर एक स्लो प्रोसेस है जो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ही सरल सा सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? मेरे मित्र कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। और आप सबों को मालूम है कि पावर इक्वल टू हम लोग वर्क बटा टाइम लिखते, पावर इक्वल टू वर्क बटा टाइम। संवेग की बात करेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी एंड द फॉर्मूला ऑफ संवेग इज मास इनटू वेलोसिटी। एनर्जी की बात करेंगे तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, दो रूप में स्थितिज और गतिज। और बल कौन नहीं परिचित तो होगा, F इक्वल टू एम ए से। अगला देख लीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 10 कि यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना है? मेरे मित्र हमेशा याद रखिएगा कि अम्ल के लास्ट में क्या है? ध्यान दीजिए, अम्ल के लास्ट में क्या है? तो सर लॉ। अम्ल के लास्ट में क्या है? लॉ। और नीला लिटमस लाल हो जाता है तो लाल के लास्ट में भी लॉ है। तो मेरे मित्र अम्ल जो है वो क्या करेगा? आप कहेंगे सर नीला लिटमस को लाल कर देगा, नीला लिटमस को लाल करेगा। और जो क्षार यानी कि बेस होगा वो क्या करेगा? आप सभी कहेंगे सर बेस लाल लिटमस को नीला करेगा। बेस लाल लिटमस को क्या करेगा? आप कहेंगे गुरुजी नीला करेगा। और आपको मालूम है
कि अगर कोई सब्सटेंसेज एसिडिक है तो उसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा, बेसिक है तो 7 से ज्यादा होगा, न्यूट्रल है तो 7 होगा। मेरे मित्र, कहा जा रहा है कि यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, तो नीला लाल में परिवर्तित हो रहा है, मतलब हमारा सब्सटेंस अम्ल है और पीएच वैल्यू क्या होगा सर 7 से कम। 7 से कम हमारा एक ही नंबर है 6। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है। आप कहेंगे गुरुजी ड्राई आइस, यानी कि सूखी बर्फ के नाम से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जाना जाता है। और ये किस प्रकार के पदार्थ होते हैं सर, ऊर्ध्वपातित पदार्थ होते हैं, सब्लिमेटिंग सब्सटेंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। 18 वोल्ट इक्वल टू डैश इंटू 3 ओम। मेरे मित्र ऑप्शन है 6 जूल, 6 वाट, 6 एम्पियर और 6 मिली एम्पियर। बताइए ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। मेरे मित्र इस क्वेश्चन को मैं आप सबों के लिए होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। सही आंसर क्या होगा आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 कि CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। बहुत ही अच्छा सवाल है चला जी। पहले तो आप ये देख लीजिए कि CO2 का अनुभार कितना है। CO2 का अनुभार कितना है, अनुभार कैसे निकालते हैं तो सर किसी भी मॉलिक्यूल्स में उपस्थित सभी परमाणु का जो भार होता है उसको जोड़ के निकालते हैं। तो CO2 में कार्बन के 1 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन के 2 परमाणु का 16 दूना 32। ये कितना हो जाएगा चला, आप कहेंगे सर 44 ग्राम। अब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना है सर 12 और आपका ऑक्सीजन कितना है सर जी 32। क्या पूछा जा रहा है कि CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है। तो आप कहेगा सर जब इस 44 में 12 ग्राम कार्बन है तो हम सीधे कहेंगे कि ये हमारा हो जाएगा 12/44 गुना 100। मेरे मित्र जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहिएगा सर जी 2 छाक 12 और 22 दूना कितना हो जाएगा हमारा, आप कहेगा सर 22 दूना 44 हो जाएगा। फिर कटेगा क्या, 2 तिया 6 और 11 दूना 22, जी 300/11 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके देखिएगा, सॉल्व करके देखिएगा ये 27.2727 के समथिंग आएगा। आप सभी 27.3 टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है। मेरे मित्र जो शाकाहारी जंतु होते हैं उसे सेलुलोज के पाचन के लिए भगवान ने क्या दे दिया है तो सर जो आंत है उसकी लंबाई को बढ़ा दिया है। तो आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंतें हैं, आप कहेंगे सर खरगोश की अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंतें होंगी, जबकि कुत्ता, लोमड़ी, टाइगर ये सभी मांसाहारी जंतु में आ जाएंगे। खरगोश बेचारा क्या है सर शाकाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कि 20 केजी भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। जबकि जी का वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। ध्यान दीजिएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। बहुत सही क्वेश्चन है, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होगा, जैसे ही विरुद्ध लगा देगा तो आप समझिए उसमें आंसर क्या टिक करेंगे, माइनस में वैल्यू। कैसे, तो ध्यान देंगे कि 20 केजी भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। अकॉर्डिंग टू रूल अगर हम किसी भी चीज को ऊपर उठाएंगे चला जी तो जी हमारा क्या होगा, आप कहेंगे सर ऋणात्मक होगा, क्योंकि ऊपर उठाने के क्रम में हम गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध जाएंगे और जब नीचे आ रहे होंगे तो गुरुत्वीय त्वरण के अकॉर्डिंग आएंगे, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लगता है। तो भाई मेरे अगर हम यहां पे आपसे ये कहें कि कार्य कितना होगा तो ऊपर उठाने के क्रम में जो हमारा कार्य होगा यानी कि W होगा वो किसके बराबर होगा सर mgh के बराबर होगा। बस ध्यान रखें कि ऊपर उठा रहे हैं तो माइनस mgh कहेंगे, क्यों, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण ऊपर उठने के क्रम में ऋणात्मक होगा। अब यहां पे वर्क इक्वल टू हम लोग क्या कह सकते हैं सर, मास है हमारा 20 केजी और जी का वैल्यू -10 और एच हमारा कितना है 2। तो आप सभी कहेंगे कि सर 20 दाएं 200 और 200 दूना 400 जूल हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे कि सर ऊपर उठाने के दौरान टोटल कार्य कितना करना पड़ा, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना है, तो हम लोग सीधे सीधे कहेंगे सर 400 जूल। अगर ऑप्शन में कहीं पे भी माइनस रहता
तो हम माइनस साइन को टिक करते। क्यों? क्योंकि ऊपर उठाने के दौरान गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध में कार्य करना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, आप कहेंगे सर 400 जूल, विरोध में पूछता तो कहते माइनस 400 जूल। सही कैलकुलेशन हमारा यही होगा। बस ये चीज ध्यान में रखेंगे कि ऑप्शन में अगर माइनस साइन दिया रहता तो हम माइनस साइन के साथ जाते, नहीं दिया है तो जो हमारा सही आंसर है वो ठीक है। ये माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है कि जी आपका ऊपर की तरफ लग रहा है या फिर नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, सॉरी जी कह रहे हैं, मतलब ये आपको ये बता रहा है कि आप जी के विरुद्ध जा रहे हैं या फिर जी के अनुदिश आ रहे हैं। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 की संवेग की इकाई है केजी मीटर पर सेकेंड। भाई मेरे P इक्वल टू एम भी होता है, तो m के लिए केजी और ये मीटर पर सेकेंड, तो इसी को आप केजी ms टू द पावर -1 नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होते रहता है। आप सबों को मालूम है कि अगर कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पे गति कर रही है तो प्रत्येक दिशा पे प्रत्येक बिंदु पे उसकी डायरेक्शन क्या होगी चेला जी, चेंज हो जाएगी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हेयर ड्रायर, मेरे मित्र हेयर ड्रायर क्या करता है, तो सर बाल सुखाने के लिए उपयोग किया जाता है और ये एक्चुअली में हीट उत्पन्न करता है विद्युत ऊर्जा से, तो ये तो नहीं होगा। विद्युत पंखा आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। विद्युत सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि विद्युत हीटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपका हीटिंग एनर्जी में चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है कि अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं, आप सभी ध्यान में रखेंगे। जब अधातु ऑक्साइड की बात की जाएगी तो अम्लीय होगा, और अगर धातु ऑक्साइड की बात करेंगे तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। और मेरे मित्र कुछ ऐसे भी धातु के ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह बिहेव करते हैं, और उसको हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ये सब क्या है सर, तो सर ये अम्ल और क्षार दोनों की तरह बिहेव करते हैं, और इसीलिए हम लोग इसको एम्फोटेरिक यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे मित्र, इसमें टोटल 19 क्वेश्चन थे और मेरे ख्याल से सभी क्वेश्चन का ऑपरेशन आप लोगों ने बेहतर तरीके से कर लिया है, और साथ ही उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।